आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 मई है सन 2020, जुम्मे का दिन है आज और 22वीं शब रमज़ान की 21 रोज़े हो चुके हैं। कोविड के ऊपर गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि तेज़ गुफ्तगू करूँ आवाज़ ताकि आप तक पहुँचे, और जो तकलीफ़ आपको होती है आवाज़ सुनने में उसकी माज़रत। जो आज मौजू मेरे पास फेसबुक के थ्रू पहुंचा वो था रेमडेसिविर का। रेमडेसिविर एक एंटी वायरल ड्रग है जिसके बारे में मुख्तलिफ परसेप्शंस बिल्ड हो रही हैं कि अमेरिका ने इसको अलाउ कर दिया। तो पहले तो मैं इसकी आपको वो साइंटिफिक जो आदाद शुमार हैं वो आपसे शेयर कर लूँ कि इसके आदाद शुमार क्या हैं। रेमडेसिविर एंटी वायरल ड्रग है जो वायरस के को ख़त्म करने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए डेवलप की गई थी। मुख्तलिफ इन्फेक्शन में इसको ट्राई किया गया था। आखिरी जो था वो एबोला था, फिर ये अब इसको जो अप्लाई किया जा रहा है इसके अंदर कोविड के अंदर। तो जो डेटा की बुनियाद पे किया जा रहा है वो आपके सामने रखते हैं, और इसका इस वक्त क्या स्टेटस है वो भी सामने रखते हैं, और क्या मफरूज़े कायम हो गए हैं, क्या उम्मीदें कायम हो गई हैं, उसमें कितनी बात सही है कितनी बात सही नहीं है वो आपके सामने रखते हैं। तो ये अमेरिका में इसको अप्रूव नहीं किया गया है, ये बात ज़रा क्लियर कर दें। मार्केट में अथराइज नहीं किया गया है आज़ादाना बेचने का, इसको किया गया है एमरजेंसी यूज़ अथराइजेशन। वहाँ पर बहुत सारे क़वानीन हैं अमेरिका के अंदर, और उस क़वानीन और बहुत सारे क़वानीन इन्होंने एक से ज़्यादा तकरीबन 3 क़वानीन इन्होंने बनाए हैं अभी कोविड आने के बाद भी, और कोविड से पहले भी बहुत सारे क़वानीन थे। बहुत सारी अथॉरिटी उनके यहाँ जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है FDA उसको मिली हुई है जिसके तहत वो काम करते हैं। किसी भी दवा को अप्रूव करने से पहले उनको उसकी सेफ्टी देखनी होती है, उसकी एफिकेसी देखनी होती है, उसकी क्वालिटी देखनी होती है, कहाँ बनेगा, ये सब कुछ बहुत लंबा एक प्रोसीजर है जिसमें बहुत कुछ देखा जाता है। और वो इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दिया तो उस मौजू पे भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वो मेरा एरिया है जहाँ पर मैंने काम किया है या जहाँ पर थोड़ी सी मालूमात रखता हूँ अपने पेशे के एतबार से। तो रेमडेसिविर की जो ट्रायल किया गया वो किया NIH ने, और ट्रायल के लिए जो टोटल जो लोग थे वो थे 1063 1063 लोग। बहुत सारी डिटेल में इसके नहीं जा रहा, लेकिन समझने के ये है कि इसमें मेल भी थे, फीमेल भी थे, हर उम्र के लोग थे जो कोविड से मुतासिर थे और हस्पताल में थे। और ये स्टडी अमेरिका के NIH का जो डिपार्टमेंट है उसने इसको स्पॉन्सर किया, सपोर्ट किया। उस स्टडी में आया क्या, उन्होंने ये जब ड्रग दी 2 ग्रुप में, एक ग्रुप जिसको दवा दी गई और एक ग्रुप वो जिसको उस दवा के बजाय प्लेसिबो दिया गया, यानी कि दवा नहीं था, या तो पानी था या कोई और, मतलब वो दवा नहीं थी। लेकिन मरीज़ को ये बात नहीं पता थी कि उसे दवा दी जा रही है कि प्लेसिबो दिया जा रहा है। डॉक्टर को ये बात नहीं पता थी कि वो जिस पे ट्रायल कर रहा है वो दवा जा रही है या प्लेसिबो जा रहा है। तो इस लिहाज से वो रेंडमाइज थी, इस लिहाज से वो कंट्रोल थी, और डाटा 1063 का डाटा भी अच्छा खासा मतलब देने वाला काबिल डाटा था। तो जब वो डाटा सामने आया तो ये हुआ कि वो लोग जो डेथ, दोनों ग्रुप में डेथ हुई, एक ग्रुप जिसको दवा दी गई थी, एक ग्रुप जिसको नहीं दी गई थी। जिस ग्रुप में दवा दी गई थी वहाँ डेथ जो थी वो कम थी, वहाँ 8%, 100 में से 8 लोग इंतकाल हुए थे। और जिस ग्रुप में दवा नहीं दी गई थी वहाँ 11%, वहाँ 100 में से 11% लोग इंतकाल हुए थे, यानी 8 से ऊपर 9, 10, 11, 3 ज़्यादा थे 8 से। तो इसका मतलब है जिस ग्रुप को दवा नहीं दी गई थी उस ग्रुप में 91% लोग जो हैं वो सही, 91% लोग उस ग्रुप में सही हो गए थे जिसमें दवा दी गई थी, और जिस ग्रुप में दवा नहीं दी गई थी वहाँ 89 लोग सही हो गए थे। तो बहुत मार्जिनल फ़र्क है। 92 मतलब वहाँ पर था जिस ग्रुप में दवा दी गई थी, और जिस ग्रुप में नहीं दी गई थी वो 89, तो 3 का फ़र्क था। लेकिन टाइमिंग में देखिए, जिस ग्रुप को दवा दी गई थी वो सही हो गए थे 11 दिन में, और जिस ग्रुप को दवा नहीं दी गई थी वो सही हो गए थे 15 दिन में। कोई बहुत
बड़ा मार्जिन नहीं है फ़र्क का। एक तरफ 8% लोग हैं, एक तरफ 11% हैं। जिनको दवा नहीं दी गई वहाँ भी 11 है, वहाँ भी सही, वो तकरीबन 89% लोग सही हुए। जिन्होंने वहाँ 11 दिन में सही हो गए, यहाँ 15 दिन में सही हो गए। तो क्या किया, क्या इस दवा ने, अब अजम्पशंस जो निकलता है वो ये निकलता है कि इस दवा ने तेज़ कर दिया रिकवरी को। ये इसका कंक्लूजन बना रहे हैं, और इस कंक्लूजन की बुनियाद पर इन्होंने इमरजेंसी यूज़ अथराइजेशन दिया है। इमरजेंसी यूज़ अथराइजेशन अस्पताल में डॉक्टर की सुपरविजन में इस्तेमाल होता है। कभी इस पर बात ज़रूर करूँगा कि FDA एक बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत सख्त रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ कि FDA कोविड आने के बाद अच्छा खासा इसके आसान ख़ता हो गए हैं और कंप्लाइंस उसका होल्ड पर आ गया है, देख रहा हूँ। एंड रीजनेबली आई कैन बिलीव इट कि बहुत तेज़ी से वो डाटा जनरेट नहीं हो पा रहा जिसकी बुनियाद पर फैसला जो है वो क्लियर हो सके। अब ये जो फैसला है एमएनसी यूज़ अथराइजेशन का, ये इनके यहाँ कानून है, वो मैंने गुज़िश्ता 2 दिन से शेयर कर रहा हूँ। वो है CBRN, यानी कि C फॉर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर। अगर डिफेंस के तौर पर आपको इस्तेमाल करना हो तो आप इमरजेंसी अथराइजेशन के इख्तियारात हैं FDA के कमिश्नर के पास कि वो अथराइज़ कर देता है। और इस केस में इनके पास डाटा भी था, और डाटा ये बता रहा था जो हमने आपको बताया। इसकी बुनियाद पे इन्होंने ये इमरजेंसी अथराइजेशन अलाउ की, और उसका एक कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें से एक कंपनी को, वहाँ की जो कंपनी है जो ये दवा बनाएगी या जिसने इस दवा की जो कस्टोडियन कंपनी है उसने लाइसेंस दिया है। इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान को दिया गया है। लेकिन जो टीवी पर खबर चली आज की, जी वैक्सीन अप्रूव्ड हो गई है, और बड़े मोतबर लोगों के ज़राए से चली, और बदकिस्मती से BBC उर्दू ने ये पब्लिश भी किया कि वैक्सीन दुनिया में 5 जगह अप्रूव हो गई है। बड़ा फ़र्क है वैक्सीन में और दवा में। वैक्सीन सेहतमंद लोगों को दी जाती है दवा बीमारी से बचने के लिए, दवा बीमार लोगों को दी जाती है बीमारी से लड़ने के लिए। ये एंटीवायरल ड्रग है, वो वैक्सीन है, दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों को अप्रूव करना बिल्कुल ही मैं पता नहीं किस तरह ये बात कह दी गई और किस तरह ये बात शाया कर दी गई, किस तरह ये बात आवाम के दस्तरस में इस वक्त इंटरनेट पर अवेलेबल है, और आगे BBC का लोगो लगा हुआ है। यकीनन बहुत सौ का और भी लगा होगा, जो मैंने देखा होगा आपसे शेयर कर। बहरहाल जी सवाल रह जाता है कि क्या इतने कम मार्जिन के फ़र्क के साथ 8% और 11%, यानी 11% उन लोगों में डेथ है जिन्होंने दवा नहीं दी गई, 8% उन लोगों में डेथ है जिन्हें दवा दी गई, क्या ये बात रीजनेबली है कि इसको वो दिया जाए इमरजेंसी अथराइजेशन? तो इमरजेंसी अथराइजेशन जब अमेरिका ने दिया, उसके बाद उसको देखते हुए अमेरिका को देखते हुए जापान ने दिया, तो इसका कि वो सीवियर पेशेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल जी ब्लैंकेट अप्रूवल कहीं पे भी नहीं है, और देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट अथराइजेशन एंड इमरजेंसी मार्केट अथराइजेशन। इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ना कोई ये ट्रीटमेंट अभी तक इस्टेब्लिश हुआ है, ना ट्रीटमेंट प्रूव हुआ है। तो स्टिल जिस तरह क्लोरोक्विन का मामला हुआ था उसको भी दे दिया गया था, और अंधाधुंध क्लोरोक्विन इस्तेमाल की गई थी। तो मैं भी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाने पर नहीं हूँ जब तक कि ये जो कॉज़ैलिटी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो जाता। खैर यहाँ पे रोकते हैं बात को और आगे बढ़ते हैं ये कि कॉज़ैलिटी रिलेशनशिप्स क्या हैं। आज ये मौजूद भी बात करना था कि स्टडीज़ बहुत सारी हो रही हैं, बहुत सारी पब्लिश भी हो रही हैं स्टडीज़, और वो स्टडीज़ के साथ हम अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, बायोलॉजी के साथ आप मैथ्स को पढ़ेंगे तो आपको बायोलॉजी आनी चाहिए। अगर आप बायोलॉजी पे मैथ्स अप्लाई कर रहे हैं या मैथ्स पे बायोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं, दोनों मौज़ूआत को आने चाहिए, वरना हम बहुत ऐसी गलती कर देंगे जो बाद में, और आजकल तो दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, तो बहुत जल्दी जो है वो शर्मिंदगी का बायस बन जाती है। आप अगर 20 अप्रैल का जो हमारे इंटरव्यूज़ हैं लोगों के टीवी के ऊपर, उसको चला के देखें या उससे पहले के चला के देखें, और 1 महीने के बाद जो प्रेडिक्शंस की जा रही थी उसको देखें, तो वो तकलीफ दें हैं। साइंस पर जब आप प्रेडिक्ट करेंगे तो साइंस डाटा पे बात करेगी, साइंस तैयार होगी नई आने वाली चीज़ों को समझने के लिए। ये बहुत साइंस की ब्यूटी होती है कि साइंस अनलर्न करना जानती है, कि हमें पता होना चाहिए कि अब हमें अपने जहन से क्या बातें निकाल के फेंक देनी चाहिए कि वो ख़त्म हो गई हैं, उसका सबूत नहीं मिला, कौन सी बातें हमारी कमज़ोर हैं, मज़ीद सबूत चाहिए, या कौन सी बातों पर दरार पड़ गई है कोई स्टडी आने से। साइंस के लोगों को पता होता है, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं, और दिल के बड़े लोग जो हैं अगर गलत उसके मुँह से निकल जाए तो माफ़ी मांग लिया करते हैं। जिन लोगों ने कहा था कि 15 मई तक लाखों लोग मर जाएंगे, उन्हें बहरहाल आगे आना चाहिए और आगे आकर
माजरत कर लेनी चाहिए और आइंदा बग़ैर साइंटिफिक एविडेंस के किसी और की बात के ऊपर अपना मैथमेटिक्स नहीं अप्लाई करना चाहिए इज़ ए प्योरली साइंस की, या इसकी वजूहत ढूंढा जाए ताकि आइंदा दोबारा ऐसा ना हो सके। आपको ये बताऊं कि ये समझने की बात है कि हमें ये पता है कि अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा बरतानवी, बल्कि पहले डिस्कस करता हूँ बरतानिया ने जो आज डाटा पब्लिश किया है उनके NHS ने, वो क्या बताता है। उन्होंने कुछ नई बातें सामने की हैं और वो बातें देखने का ये है कि उनके यहाँ टोटल जो लोग इंतकाल हुए वो 22,000 का डाटा है। जो लोग इंतकाल तो ज़्यादा हो चुके हैं, 22,332 यानी 22,332, एंड आउट ऑफ 22,332 दे कंक्लूडेड 5,873 जो पीपल थे यानी कि 26% वो डायबिटीज़ के लोग थे जिनका इंतकाल हुआ। अब वो टाइप 1 टाइप 2 का भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट में 26% टोटल जो डेथ हुई है कोरोना से, उसमें 26% डायबिटीज़ है। इट मीन्स 1/4 या क्वार्टर वो डायबिटीज़ के लोग हैं। अब क्या डायबिटीज़ शुगर बढ़ने से कोरोना हो जाता है, ये हम बात जहन में रखिएगा। तो फिर हम शुगर कम कर दें लोगों का तो क्या कोरोना चल जाएगा? ज़रा सोचने की बहन पे बात रखते हैं। उन्होंने बताया कि 18% नई उन्होंने आज फिगर आई है, वो है 4,048 4,048 आउट ऑफ 22,000 वो डिमेंशिया से, यानी जो लोग भूलने की बीमारी है अमूमी तौर पे ये बूढ़ों में होती है, वो लोग इंतकाल कर गए हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़ हैं जिसका पहले भी था वो उन्होंने 15% बताया है, 15% यानी 3,254। फिर उन्होंने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो कि रीनल फेलियर्स हैं के केसेस हैं, एंड स्टेज रीनल फेलियर्स के केसेस हैं, उसमें उन्होंने बताया 14%, 3,214। तो ये डेथ्स NHS ने आज डिक्लेयर की हैं अपने डाटा में, अब मतलब पब्लिश हो गई हैं, 2 दिन पहले डिक्लेयर की होंगी इन्होंने। तो ऑलरेडी ये कंसिस्टेंट है, जो डाटा पहले भी आता रहा है, लेकिन डायबिटीज़ का डाटा बहुत बड़ा हुआ है। अब यकीनन ओबेसिटी भी इसी के अंदर है, ब्लड प्रेशर भी है। अब आइए कि जब हम कॉजालिटी रिलेशनशिप से बात कर रहे हैं कि वो है क्या, हम ये कहें कि जी ब्लड प्रेशर से लोगों का इंतकाल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर ब्लड प्रेशर कम कर दिया जाए तो फिर कोरोना नहीं इंतकाल होगा, क्योंकि साइंस ऐसे ही देखती है। तो ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड प्रेशर की वजह से कार्डिक प्रॉब्लम है और उसकी वजह से कुछ और है, तो आपको वहाँ डेप्थ तक जाना पड़ेगा समझने के लिए। किसी भी बात का रिलेशनशिप निकालने के लिए वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। सतही रिलेशनशिप जो उसका इंसाइट ना दे रहा हो, अपनी मुशाहिदों की बुनियाद पर या पब्लिश साइंटिफिक पेपर की बुनियाद पर कंक्लूड करेंगे तो वो बैकफायर करेगा। मसलन मैं आपको एक बात कहूँ, आपको याद होगा एक पब्लिश हुआ पेपर उसके अंदर इकनॉमिक्स के अंदर कि जी जो लोग सिगरेट पीते हैं फ्रांस में उनमें कम कोविड मिला है। तो इसका मतलब है सिगरेट पी लीजिए कोविड नहीं होगा, इसका यही मतलब निकलता है ना। अब ये बहरहाल लोग सिगरेट रिकमेंड नहीं करते, मगर हमें मतलब है कि स्टडी करने का। अब स्टडी कैसे की गई, कैसे पेंट की गई, वो देखिए कि जो लोग सिगरेट पीते हैं और उनका लंग्स ख़राब नहीं है, तो मुकाबले में उन लोगों के जिनको कोविड हुआ है, इन लोगों को कम नुकसान पहुंचा। अब ये जुमला बड़ा लंबा है, हमें नहीं पता कि कोविड के किस सूरत हाल पे वो लोग थे और किसके साथ अपने कंपेयर किया। डाटा तो बता रहा है जो लोग सिगरेट पी रहे हैं उनमें कम कोविड का नुकसान आया, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो कंक्लूजन है आपका वो कॉजालिटी रिलेशनशिप को साबित करता है। मसलन मैं अगर आपसे कहूँ, मैंने भी पढ़ा है वहीं से आपसे बता रहा हूँ, क्या आप जहाज़ पे बैठे हुए हैं और आपको जहाज़ से छलांग मारना है किसी इमरजेंसी सूरत हाल में, तो मैं ये कहूँ कि जिन लोगों ने बेल्ट बांधी हुई थी उनमें मरने के चांसेस ज़्यादा थे बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने बेल्ट नहीं बांधा हुआ था। कंक्लूजन तो बनता है ना, जिन्होंने बेल्ट नहीं बांधा हुआ वो तो फटाफट पैराशूट लेंगे भाग जाएंगे, जिन्होंने बेल्ट बांधा हुआ उनको बेल्ट खोलना भी पड़ेगा। अब मैं इसको इस तरह अगर पढ़ना शुरू कर दूँ तो ये होगा मिस यूज़ ऑफ योर स्टडी। तो स्टडी को सही साइंटिफिक पढ़ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जी एक और बात हम आपसे करना चाहते थे कि आप बताएंगे वो कि जी कि मसाइल क्या होते हैं। बात चीज़ें बहुत आसान होती हैं। मसलन आपके घर में मच्छर एक नज़र आ रहा है कमरे के अंदर, इसको मारना बहुत आसान है। क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे यार तुम्हारे पास गोली भी है, तुम इतने बड़े साइंटिस्ट भी हो, तुम इतने बड़े जो है वो इंजीनियर भी हो, तुम डॉक्टर भी हो, तुम मच्छर नहीं मार पा रहे, तुम सर्जरी करते हो लोगों की, या तुम सोल्जर हो, इतने बड़े जनरल हो। भाई इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके घर में जो है वो पिस्टल पड़ी हुई है, मच्छर क्यों नहीं मार रहे? आपके घर में जो है फायर है, तो क्या पिस्टल से मच्छर मारेंगे? नहीं मार सकते ना।
फिर क्या नहीं कर सकते? क्या घर में हम आग लगा देंगे मच्छर मारने के लिए? इतने बड़े घर में तो नहीं मार कर सकते, फिर क्या करेंगे? मच्छर को हम समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ बैठेगा। अगर मच्छर आपके सफ़ेद रंग के कपड़े के जेब के ऊपर बैठ जाता है, अगर फ्रंट के ऊपर, क्या आप उसको मारेंगे? आपको पता है कि आपको शर्ट ख़राब हो जाएगी, आप इंतज़ार करेंगे कि उड़ जाए। तो भाई इसी तरीके से वायरस चला गया बॉडी के अंदर, हमें समझने, ये साइंस समझेगी कि क्या अप्लाई किया जाए, क्या अप्लाई नहीं किया जाए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अभी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आने वाले वक्त में क्या होंगे। ऐसे ही आग नहीं लगा देते घर में मच्छर मारने के लिए। बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है वैक्सीन में और ड्रग की अप्रूवल में, बहुत कुछ देखना पड़ता है। ये बहुत कुछ जो है ना, बहुत कुछ है, इसको कभी समझेंगे, क्योंकि इसके जो असरात हैं, मरने वाला आके नहीं बताएगा कि मैं क्यों मर गया। फिर डिफ़िकल्ट होता है कैच करना कि लोग कैसे मर गए, कैसे कैंसर हो गया, कैसे आने वाली नस्ल में प्रॉब्लम हो गई। तो इन सब बातों को असेस करना पड़ता है, इनकी केमिस्ट्री को, इनकी मैन्युफैक्चरिंग को, इनके कंट्रोल्स को, इनके अंदर मौजूद इम्प्योरिटी को, बनने के दौरान बनने वाली इम्प्योरिटी को, जिसमें पैक किया जा रहा है उस पैक के साथ से कोई रिएक्शन को, किसी और दवा के साथ कोई रिएक्शन को, किसी फिजियोलॉजिकल स्टेट पर कोई और इसका रिस्पॉन्स को, डाटा की इंटीग्रिटी को, जिस पर से बहुत कुछ देखा जाता है। कभी इस पर डिस्कस करेंगे। आज की एक और ख़बर छोटी सी आपसे वो शेयर कर लें कि वो MIT और हार्वर्ड दोनों बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, वो आज से 2 साल कबल ये काम कर रही थी कि वो ऐसा मास्क बना रही थी जिसमें अगर वायरस आ जाए तो मास्क से टकराए तो मास्क खुद बताना शुरू कर दे, फ्लोरोसेंट लाइट देना शुरू कर दे कि यार ये वायरस आ गया। तो उन्होंने ज़िका के लिए, मीज़ल्स के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए ये मास्क डेवलप किया था। वो प्रोजेक्ट रोक दिया था, उन्होंने दोबारा वो प्रोजेक्ट शुरू किया है और अब वो कहते हैं कि हम कोविड के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले चंद दिनों में हम अपना काम का जो इनिशियल फेस है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे। अब वो क्या है? ये मास्क है, ये कोटेड है उन चीज़ों के साथ जो कोविड का स्पेसिफिक जैसे ही स्ट्रेन आएगा ये अपना रंग चेंज करेगा या रिएक्शन वो लाइट देगा, जिससे पता चल जाएगा कि इस मास्क में कोविड है। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया एंड व्हाट अ वंडरफुल इनोवेटिव टेक्निक कि दूर से पता लग जाएगा इसको कोविड है। हम ये भी चल जाएंगे कौन सा आदमी से करीब से गुजरा था, इसके किससे बात की थी, ये बंदा कोविड है। अगर प्रैक्टिकली हो जाता है, इज जस्ट ए कंसेप्ट दैट डेमोन्स्ट्रेट किया है इस वक्त उसने MIT एंड हार्वर्ड, एंड द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द लेवल ऑफ थिंकिंग इज़ मार्वलस कि अगर ये हो जाता है तो उससे कितना आसान हो जाएगा कि अस्पताल के अंदर जस्ट एक हम भी ऐसी बात कर लेते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो आ गया ना, अस्पताल के अंदर लोग पहने हुए होंगे, खुद ही पहचान लेंगे भाई ये वाला बंदा जो आया इसके पास वो मौजूद है। डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आसान हो जाएगा, वेरीफाई करना भी आसान हो जाएगा, अटेंशन करना भी आसान हो जाएगा, क्लस्टर पहचानना भी आसान हो जाएगा, ट्रैकिंग करना भी आसान हो जाएगा। तो लेट्स हैव अ गुड होप। मैं उन इंजीनियर्स को की जो IQ है या वो जो बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं उनके IQ को, उनके सोचने को भरपूर खराज तहसीन पेश करता हूँ और इज़ एक्सीलेंट आइडिया कि अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। ये तो फिर एक और बात भी है कि हमारे यहाँ मामलात मजहबी बुनियादों पर भी उलझते जा रहे हैं। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है जो कहा जा रहा है, इसे फिजिकल डिस्टेंसिंग, हम ख़तरे से बचने की बात कर रहे हैं। देखिए आप लोग समझेंगे अपने, ये आपके अपने प्यारों की जान है, तो आपने खुद फैसला करना है। गैर ज़रूरी तौर पे रिस्क ना लें, नॉलेज को मजबूत करें। क्या ज़रूरी है कि मैं लोगों के साथ अपने आप को रिस्क में डालूं? जितना आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। साइंस को मौका दें कि वो इसके वैक्सीन लेकर आ जाए। जहाँ अवॉइड नहीं है वो और बात है, ज़बरदस्ती जाके खुद जाकर दूसरों को मारने का सबब ना बने, क्योंकि आप इन्फेक्शन लाएंगे तो आप दूसरों में फैला सकते हैं। तो डिस्टेंसिंग करें। हमने ये बताया डिस्टेंसिंग कहाँ कितनी ज़रूरत है। अगर आप बंद जगह पर हैं तो डिस्टेंसिंग 5 मीटर की करें, क्लोज जगह अगर है तो 4 मीटर की करें, 3 मीटर की करें। अगर आप कम करीब जगह पर हैं, आसमान के नीचे हैं, कम कर लें, लेकिन छींक से, खांसने से, बात करने से, ख़ासतौर पे उन लोगों के जो अननोन हैं दूर रहें। तो आप जितना समझेंगे उतना वो दूर रहेंगे। देखिए कुछ डाटा ना पुकार के कुछ बातें कर रहा है। मसलन डाटा बात कर रहा है कि इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तानी ज़्यादा मरे हैं बनस्बत पाकिस्तान में कोविड से। अमेरिका में पाकिस्तानी ज़्यादा मरे हैं बनस्बत पाकिस्तान से कोविड के। क्या वजूहत हैं? जब और साइंटिफिक सबूत आएंगे, इस पर स्टडीज चलेंगी
तो हमें नज़र आएगा कि और क्या सबूत हैं और क्या वजूहत हैं, यानी इस खत्ते के लोग क्यों उस ममालिक में ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनके मुकाबले में। तो साइंस को आगे बढ़ने दीजिए, काम करने दीजिए। मैंने आज मशवरा दिया है, जिसकी कोई हैसियत तो नहीं है, लेकिन मशवरा यही है कि अब दुनिया चेंज हो रही है। आप अपनी जो मार्केट है, अपना जो ऑफिसेज हैं, ये 24 घंटे के लिए खोल दें, ताकि आपका जो लोड है वो एटलीस्ट इमीडिएटली 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, वरना 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब खोल दें। जो आप पैसा खर्च करने जा रहे हैं लोगों के ऊपर और टेस्टिंग के ऊपर, कुछ पैसा बचाकर उन जगहों पे ज़रूर लगा दें जहाँ पे कंजेस्टेड इन्वायरमेंट है और लोग क्लोज काम करते हैं, वहाँ खिड़कियाँ खुलवाएं, फ्रेश एयर आने दें, ताकि लोग सनलाइट को आप वो दें, हौसला अफजाई करें कि लोग सनलाइट लें, हवा फ्रेश एयर आए, क्लोज इन्वायरमेंट में ना हो। तो ये हमें करना पड़ेगा और यही हमें फ़ायदे, ये स्ट्रेटजिकल मूव है। अब कोई क्यों नहीं कर रहा? देखिए साइंटिफिक रीज़न ढूंढिए। जो एंटोनी लेवनहुक था ना, जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी था, वो चश्मे की दुकान में काम करता था। कोई बहुत बड़ा वायरोलॉजिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं था। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एडवर्ड जीनर बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं था, इज जस्ट फिजिशियन, लेकिन स्मॉल पॉक्स ख़त्म करने का पहला मुहर्रिक है। इस तरह भरे पड़े हुए लोग। आपको सोचना पड़ेगा कि हम अपने लिए क्या बेहतर फैसला कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका, हम सब का, मेरा हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।